नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अध्याय 1 प्राकृत संख्या। इसके पहले मैं आपको कुछ आधारभूत बातों को बताया था जिसको आप समझ के आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है यही हमको इस अध्याय में जानना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आप कहीं पर भी, चाहे दुकान जा रहे हैं, चाहे घर में कुछ भी काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो आप गिनती का उपयोग ज़रूर करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एक खेल आता है जैसे लूडो का। ठीक है, तो लूडो के खेल में 6 अंक अंकित रहते हैं अलग अलग भागों में, अर्थात उनमें आप संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहता है। और ऐसे ही अलग अलग कई खेल हैं जिन सभी में गिनने की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, आप जिस संख्या का उपयोग गिनने में करते हैं उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई सामान लाने के लिए बोले, तो आप गए सामान लाने के बाद, और आपको सामान लेने के बाद जो दुकान वाला है उसने आपको जैसे सिक्का दे दिया, तो आप उन सिक्कों को गिनने लग जाते हो कि मेरे पास 1 रुपये का 2 सिक्का है या 5 रुपये के 1 सिक्के हैं, तो मेरे पास टोटल इतने पैसे हैं। इस तरीके से तो जिस संख्या का उपयोग आप गिनने में करते हैं उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे ये आपको सामने में फूल दिख रहा है, अब फूल जैसे आप लोग गिनोगे तो कैसे गिनोगे, देखिए गिनोगे तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिनोगे। वास्तव में अगर हम लोग इसके इतिहास पर बात करें तो क्या होता था पहले, इसके इतिहास में अगर हम लोग जाएं तो कि किसी संख्या का यदि हम लोगों को गिनना है तो उस समय तो ये संख्याएं होते नहीं थे, या जो अंक अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो नहीं हुआ करते थे। तो जैसे संकेत के रूप में इन सब चीज़ों को बताया जाता था। तो जैसे मान लो बोल दिए कि ये जो एक फूल है वो ये इस एक बीज के बराबर है, या फिर ये बोल देते थे कि ये जो फूल है वो इस लकड़ी के बराबर है। तो उस तरीके से पहले क्या किया जाता था, गिनने का काम किया जाता था। जैसे ये चश्मा दिया है तो बोल देते थे कि ये चश्मा जो है ये इस पत्ती के बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, तो यदि हम लोग संख्या पर बात करें तो वो कोई एक पर्टिकुलर किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी चीज़ के लिए होता है ऐसा नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है कि 2 किताब, 5 पेन, है ना, 6 किताब या 4 चश्मे, 10 बेल्ट, इस तरीके से वो कुछ भी हो सकता है। अर्थात वो एक विचार है जो संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जिन संख्याओं का प्रयोग क्या किस में करते हैं, गिनने में करते हैं। ठीक है, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यदि आप लोग देखोगे यहाँ पर कि लिखने की यदि लिपि को आप देखोगे, रीति को, तो हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, जो आपका गणित का जो वर्णमाला है उसको इस तरीके से लिखते हो, 1 2 3 ऐसे 4, है ना, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 है। ठीक है, उसके बाद फिर 10। अभी आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ पर इसको 7 बोला है ना, और अंग्रेजी में यही क्या रहता है, 6 रहता है। तो वो क्या है, एक्चुअली संकेत है वो, है ना, ये हिंदी वाला संकेत है। यहीं पर यदि मैं अंग्रेजी वाला, तो आप लोग सभी परिचित है अंग्रेजी वाले से, 1 2 3, है ना, इस तरीके से 4 5 6 7 8 9, है ना, और ये 10, इस तरीके से। वैसे ही यदि आप रोमन में यदि बात करेंगे तो रोमन में क्या होता है, देखिए रोमन में ये इस तरीके से आपको बताते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, ठीक है, 9 और ये 10, ये रोमन का है। तो लिखने के लिए एक रीति है जिसे हम लोग लिपि कहते हैं, है ना। तो अंक को आप ये समझें कि वो एक संकेत है, और जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसी नेचुरल नंबर कहने के वजह से ही, है ना, इसी के वजह से ही जो प्राकृत संख्या है उससे n से, या प्राकृत संख्या के समूह को n से दर्शाया जाता है। और इसका जो स्टार्टिंग है या प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से। मूलतः आप यदि देखेंगे तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं उसे प्राकृत संख्या के रूप में लिया जाता है। और आगे यदि आप जाएंगे तो इनसे बनने वाली सभी संख्याएं क्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। कहने का मतलब, अब इसके आगे यदि मैं बात करूं तो 1 और 2 मिलके 12 बन गया, 1 और 3 मिलके 13 बन गया, इसी प्रकार 14, 15, है ना। इसके आगे बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगे, तो वो सभी क्या होंगे, प्राकृत संख्या। अब यदि मैं बात करूं इस पर, प्राकृत संख्या पर, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है, और 1 के बाद फिर 9 तक जाएगा, और 9 के बाद फिर 10 आएगा, 11, 12, इस तरीके से आप यदि देखेंगे तो हर प्राकृत संख्या में यदि हम लोग 1 बढ़ा दें तो हमें अगला वाला प्राकृत संख्या मिलता है। अर्थात 1 में यदि मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 2, 2 में मैं यदि 1 ऐड कर दूं तो मिलेगा मुझे 3, ठीक है। इस तरीके से आप यदि मैं बात करूं कि क्या मैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को बता सकता हूं करके, तो नहीं। देखिए, आपको यदि बोल दिया गया कि 10 जो है वो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, तो आप इसको हाँ करके नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 10 में यदि मैं 1 और प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 11 बन जाएगा। यदि मैं 11 में 1 और ऐड कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो इसी तरीके से सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 तो है, लेकिन सबसे बड़ा प्राकृत संख्या के लिए यदि आपको पूछे सबसे बड़ा के लिए, तब आप उसको नहीं बता सकते, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा संख्या होगा जो जरूर उनसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? हम यहाँ तक क्या क्या जाने, प्राकृत संख्या क्या होता है, जिनका उपयोग गिनने में किया जाए, समझ में आया। उसके पश्चात प्रायः 1 से 9 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या में काउंट किया जाता है ना। आगे यदि आप 10, 11 को लोगे, अर्थात इन्हीं संख्याओं से मिलकर जो बनने वाली संख्याएं हैं वो भी प्राकृत संख्या में आता है, ठीक है। अब यदि आप देखेंगे सबसे छोटा प्राकृत संख्या तो 1 है, और यदि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या के लिए यदि आपको बोला जाए तो आप उसको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसमें यदि आप 1 और बढ़ा दिए तो वो उससे बड़ा प्राकृत संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक हम समझ लिए। अब यदि हम लोगों को प्रश्नावली पर बात किया जाए, डायरेक्ट आप देखिए प्रश्नावली आ गया आपका। तो प्रश्नावली में क्या दिया है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो है वो क्या है, 1। तो आपका आंसर आएगा 1। अब देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है, 41,600 तथा 41,006 में कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ पर 41,600 और कितना दिया है, 41,006। ध्यान से देखिए, ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 41,006 है। 41,006, और ये जो है वो है
45,600। तो आपको पता है 6 और 600 में कौन सा बड़ा है? 600 वाला बड़ा है। और जो बड़ा है, आप जब चिन्हों का प्रयोग करेंगे बड़ा या छोटा बताने के लिए या बराबर बनाने के लिए, इन 3 प्रकार के चिन्हों का आप क्या करोगे? उपयोग करोगे। तो ये जो चिन्ह हैं, ये चिन्ह अपने आप में बड़ा या छोटा है ऐसा नहीं है, दोनों ही बड़े और छोटे की स्थिति को बताते हैं। निर्भर ये करता है कि ये जो इसका खुला मुंह है वो किसके तरफ है। जिसके तरफ रहेगा वो संख्या क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। जैसे ये इसका मुंह यदि खुला है तो ये जो मुंह जिसके भी तरफ रहेगा, जिस अंक की तरफ रहेगा, वो ये बताएगा कि ये संख्या क्या है? बड़ा है। अब यदि हमको 41,600 और 41,006 में बड़ा बताना है तो मैं इस तरीके से सिंबल यूज़ करूँगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। अब यदि मैं आगे के प्रश्न पर बात करूं, देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या लिखा है? उपयुक्त चिन्ह में अभी जो मैं आपको 3 प्रकार की चिन्ह बताया उसी को ये क्या किया है? लिखा है। इसका प्रयोग करके खाली स्थान को भरिए। अब देखिए पहला सवाल यदि आप देखेंगे, मैं अभी क्या बताया कि जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वही संख्या क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और जिसके तरफ क्या रहेगा? बंद है, अर्थात बंद तो है नहीं, वो एक्चुअली दूसरे की तरफ खुला है, तो वही क्या है? बड़ा है। अब 45 और 21, तो 45 और 21 में आपको पता है 45 जो है वो क्या है? बड़ा है। तो इसमें कौन सा सिंबल आएगा? इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप 21 में नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि 21 क्या है? इससे छोटा है। और ये जो चिन्ह लगता है वो जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वही चिन्ह, वही संख्या बड़ा रहता है। जैसे 543 और 345, तो स्वाभाविक सी बात है 500 बड़ा है, इसलिए इस तरीके से आएगा। 15 और 15, 15 और 15 में क्या है? दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये बराबर। 5,304 और 5,340, तो 5,340 क्या है? बड़ा है। उसके बाद 10,991 और 10,091, तो 10,991 बड़ा है। इसी तरीके से 99,876, 99,876 और 99,786, तो 876 बड़ा है। तो इस तरीके से आ जाएगा। इसका जो सिंबल है वो समझ में आया सब लोगों को? इसी तरीके से हम लोगों को चाहे कोई सा भी प्रश्न दिए, यदि मैं आपको कह दूं कि 8 और 10 के बीच दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप बताओ कि 10 बड़ा है। और जब 10 बड़ा है तो चिन्ह आपका इस तरीके से लगेगा, क्योंकि उस तरफ वो उसका जो मुंह है वो खुलेगा। समझ में आया? जैसे आपको मैंने बोल दिया 54 और 45, इसमें कौन सा बड़ा है? तो 54, तो इसलिए इस तरीके से खुलेगा। और यदि मैंने कहा 54 और 54, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा आपस में। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। अब यदि हमको अगले प्रश्न पर चर्चा करें, तो अगला प्रश्न क्या कहता है? 1 से लेके 100 के बीच संख्याएं लिखने पर कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है? ठीक है, अब देखिए आप 1 से लेके, ये वाला प्रश्न आप लोग बनाओगे, ठीक है। 1 से 100 के बीच की संख्याएं लिखने के लिए तो आप पहले गिनती लिखते थे ना, रोज होमवर्क करके आप लोग ले जाते थे, है ना, स्लेट में या आपका जो भी नोट्स वगैरह कॉपी में। तो वैसे ही आपको 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 100 तक क्या लिखना है? गिनती। और उसमें आपको देखना है 9 जो है कितने बार आता है। इसी प्रकार आपको इसी में एक और सवाल बनाना है। 9 के साथ साथ आपको 5 को भी देखना है कि 5 का प्रयोग हम लोग कितने बार करते हैं। समझ में आया? ठीक। ये चौथा सवाल आप लोग बनाओगे, सरल है। गिनती गिनोगे, लिखोगे और गिनती लिखने के बाद गिनोगे कि 9 कितने बार आया करके। ठीक है। अब यदि प्रश्न क्रमांक 5 पर हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखा है? देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच का अंतर निकालिए। देखिए 4 अंकों की, अभी मैं आपको बता रहा था कि हम लोग सबसे बड़ा प्राकृत संख्या का बात नहीं कर सकते,
हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ऐसा मैं आपको बता रहा था। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपको डिजिट को बता दे, अर्थात अंकों की संख्या को बता दे कि कितने अंक रहेंगे, ये अगर बता दे, तब आप उसको एग्जैक्ट बता सकते हो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यदि बोले तो वो होता है 9। और इस लिहाज से यदि हमको 2 अंकों की बात करें तो हो जाएगा 99, 3 अंकों की बात करें तो 999, और 4 अंकों की बात करें तो 9999 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितने अंकों वाली? 4 अंकों वाली। यदि 5 अंकों वाली बोले तो 5 बार 9, 6 अंकों वाले बोले तो 6 बार 9। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? ठीक। अब मैं आपको बताया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, ठीक है। अब हम लोगों को 3 अंकों वाला बोल दिया। अब यदि मैं आपको 2 अंकों वाला सबसे छोटा प्राकृत संख्या अगर आपको मैं बोलूँगा तो हो जाएगा 10, 3 अंकों का बोलूँगा तो हो जाएगा 100। आप यदि ध्यान देंगे तो 2 अंकों वाला सबसे छोटा प्राकृत संख्या और 2 अंकों वाला सबसे बड़ा प्राकृत संख्या पर यदि हम बात करें तो आप देखेंगे, देखिए 9 के बाद 10 आता है और 10 के बाद 11, और क्रमशः ऐसे ही करते 98, 99 और 100। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो मान है वो 100 कितने डिजिट का हो गया? 3 अंकों वाला हो गया। 3 मतलब 1 0 2 0 और एक ठो ए, ये 3 अंकों वाला हो गया है। लेकिन इसके जस्ट पहले वाला 99 2 अंकों वाला है, इसीलिए सबसे बड़ा 2 अंकों वाला सबसे बड़ा प्राकृत संख्या 99 है। और यदि मैं 2 अंकों वाला सबसे छोटा प्राकृत संख्या पर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जो 9 है वो 1 अंकों वाला है, 11 जो है उसके बाद आया है, तो उसके बीच में कौन सा है? 10। इसीलिए 10 जो है 2 अंकों वाला सबसे छोटा प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोल रहा था, ये जो प्रश्न है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो देखिए 4 अंकों की मतलब 4 बार 9, और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? अभी मैं बताया 100, तो ये 100। अब इसमें क्या करना है बोल रहा है? अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, इसलिए हम इसको घटा दिए। तो 9 में शून्य गया तो शून्य, सॉरी 9 में शून्य गया तो 9, और 9 में 1 गया तो 8, और 9 क्या है? 10 का 10, क्योंकि वो क्या है? कुछ नहीं जा रहे। अब देखिए आप इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9899, यही इसका क्या है? हल है, ठीक है बच्चों। अब आप एक प्रश्न बनाइएगा, इसी बिल्कुल ऐसे ही आप एक प्रश्न बनाइएगा। क्या बनाइएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, और 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अंतर निकालना है, ठीक है। और इसी ही अंकों का योग भी निकालना है। मतलब आपको एक ही डिजिट वाले में 2 प्रश्न हल करने हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अंतर और योग ज्ञात कीजिए। ये आपको प्रश्न बनाने हैं। अंतर मतलब आपको घटाना है, जैसे हमने ये वाले सवाल को बनाया, और योग मतलब आपको जोड़ देना है उसको, ठीक है बच्चों। तो आपका ये वाला जो यूनिट है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इस कंप्लीट यूनिट में हमने क्या क्या सीखा? देखिए, गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं वो अभी मैं बताया कि जिन संख्या को हम लोग गिनने में उपयोग करते हैं वो प्राकृत संख्या है। और इसे अंग्रेजी के में हम लोग n से क्या करते हैं? शो करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनका जो समूह होता है वो n से दर्शाया जाता है। 1 से लेकर जितने भी आगे मिलते जाते हैं आपको संख्याएं, 9 10 11 बार आप एक एक बढ़ाते जाते हैं तो आपको मिलते जाता है, तो वो संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है।
देखिए प्रश्न क्रमांक का जो इसमें फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है मैं बताया, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यदि 1 अंकों वाली बोले तो 9, 2 अंकों वाली को बोले तो 99, और यदि आपको सबसे बड़ा प्राकृत संख्या ऐसा बोले तो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, लेकिन यदि आपको अंकों को बता दे कि 1 अंक वाला चाहिए या 2 अंक वाला, तब आप बता सकते हैं। ठीक है, प्रश्न इसका जो पॉइंट क्रमांक क्या है, 5। क्या लिखा है, प्राकृत संख्या में 1 जोड़कर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त की जाए। बिल्कुल सही बात है, अगला यदि आप जोड़ देते हो तो अगला प्राकृत संख्या आपको मिल जाता है। अब क्या बोला है इसमें, प्रश्न क्रमांक इसमें पॉइंट क्रमांक 6 में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती, अर्थात किसी संख्या में 1 जोड़कर अगली बड़ी संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या में जोड़कर उसकी अगली बड़ी संख्या प्राप्त होती रहेगी। तो सही है, आपको ऐसे ही बोल दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है तो नहीं बता पाओगे। आपको यदि ये बोल दे कि 1 अंकों वाली सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या 5 अंकों वालों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तब आप जरूर बता दोगे। ठीक है, तो हमने इस प्रश्नावली में और इस अध्याय में प्राकृत संख्या के बारे में जाना, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी अपना कॉपी वगैरह अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, और समय समय पर चेक कराइएगा। समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।